यह कहानी 13वीं शताब्दी की एक सत्य घटना पर आधारित है। इस फिल्म का नाम है फ्यूरियस, जिसे कि द लीजेंड ऑफ कोलोव्रत भी कहा जाता है। कोलोव्रत एक रूसी योद्धा था और उसने मंगोलों के साथ युद्ध किया था। यह रशियन फिल्म सन 2017 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 6.1 आउट ऑफ 10। कहानी की शुरुआत में कुछ रूसी सैनिकों को दिखाया जाता है जो कि जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहे होते हैं। उनके साथ 2 बच्चे भी होते हैं। इनमें लड़की का नाम नास्टिया होता है और उसे बांसुरी बजाना बहुत ज्यादा पसंद था, और लड़के का नाम होता है कोलोव्रत। जिस समय वे सब के सब जंगल में जा रहे होते हैं, ठीक उसी समय मंगोल सेना का कमांडर खोस्तोब्रुल उन पर अटैक कर देता है। रूसियों और मंगोलों में लड़ाई होने लगती है। तभी एक तीर नास्टिया की गर्दन को छूते हुए निकलता है और उसकी बांसुरी नीचे गिर जाती है। कोलोव्रत उसे कहता है कि वह शहर जाए और वहां से मदद मांग कर लाए। मंगोलों के पास बड़ी सेना थी जबकि रूसियों के पास कम सैनिक थे। इस वजह से रूसी सैनिक युद्ध में मारे जाते हैं। इस लड़ाई में कोलोव्रत बच जाता है और वो अपने दोनों हाथों में तलवार पकड़ करके मंगोल सैनिकों से लड़ना चाहता है। मंगोल सेनापति खोस्तोव्रिल उसे एक बच्चा समझ करके छोड़ देता है। कहानी के अगले दृश्य में 13 साल बाद की घटना को दिखाया जाता है। यहाँ पर कोलोव्रत अपने बिस्तर पर लेटा रहता है और वह उसी पुरानी घटना का सपना देखता रहता है। जब वह सपना देख रहा था तो वह अचानक उठता है और चिल्लाने लगता है। इसके बाद उसकी पत्नी नास्टिया उसके सामने आती है और यहाँ पर कोलोव्रत को अब भूलने की बीमारी है। वह नास्टिया को भूल जाता है कि यह मेरी पत्नी है। फिर नास्टिया उसे याद दिलाती है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम राजा के अंगरक्षक हो और सैनिकों को लड़ना सिखाते हो। इसके बाद कोलोव्रत कुछ देर के लिए अपने घर में टहलता है और फिर उसे सब कुछ याद आ जाता है। इसी समय वहाँ पर एक रूसी सैनिक जिक्सर पहुँचता है। वह कोलोव्रत से कहता है कि इस समय राजा को हमारी आवश्यकता है क्योंकि कुछ अजनबी लोग हमारे शहर की ओर बढ़ रहे हैं। कोलोव्रत उस सैनिक के साथ अपने राजा यूरी के पास पहुंचता है। राजा यूरी उससे सलाह मांगता है कि हमें उन लोगों के साथ क्या करना चाहिए। कोलोव्रत कहता है कि हम उनसे युद्ध नहीं करेंगे, उन्हें हमारे शहर की ओर आने दीजिए। दरअसल जो सैनिक शहर की ओर बढ़ रहे थे वे किसी दूसरे राज्य के राजा के सैनिक होते हैं और वे राजा यूरी के पोते के नामकरण में आ रहे होते हैं। कहानी के अगले दृश्य में कोलोव्रत को दिखाया जाता है जो कि रूसी सैनिकों को लड़ना सिखा रहा था। तभी वहाँ पर राजा यूरी का लड़का फेडर आता है जिसके की बेटे का नामकरण था। कोलोव्रत फेडर से कहता है कि वह अपना युद्ध कौशल दिखाए, लेकिन फेडर युद्ध लड़ना नहीं जानता था और वह वहां से चला जाता है। जिस समय फेडर के बच्चे के नामकरण की तैयारी चल रही थी, ठीक उसी समय वहां पर एक रूसी सैनिक खबर लाता है कि मंगोलों ने हमारे पर आक्रमण कर दिया है। इसके बाद वहां हलचल बढ़ जाती है और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। बच्चे के नामकरण संस्कार को पूरा करके राजा अपने मंत्रिमंडल के साथ एक बैठक करता है। मंगोलों की सेना को शहर की ओर आते हुए देखकर कोलोव्रत शहर के सभी द्वारों को बंद करवा देता है। राजमहल में जो बैठक चल रही थी उसमें राजा का बेटा फेडर कहता हमें मंगोलों से लड़ना चाहिए, जबकि उसके मंत्रिमंडल के सदस्य कहते हैं कि हमें अपने हथियार डाल देने चाहिए और इस तरह हम अपनी जान बचा सकते हैं। लेकिन राजा यूरी का मानना था कि हमें अपने आस पड़ोस के राजाओं से इस समय मदद मांगनी चाहिए। यदि वे हमें सेना और कुछ सहायता दे सकते हैं तो इससे हम मंगोलों को आसानी से हरा देंगे। उधर तेज बर्फबारी में भी कोलोव्रत नगर की सुरक्षा चक्र को देखता रहता है। ठीक उसी समय कोलोव्रत को वहाँ एक आदमी मिलता है जिसका नाम जकर होता है। वह कोलोव्रत से कहता है कि मुझे इस शहर से बाहर जाना है, इसलिए तुम मेरे लिए दरवाजे खुलवा दो, लेकिन कोलोव्रत उसे मना कर देता है। इसके बाद कोलोव्रत के लिए राजा का आदेश आता है कि वह कुछ अच्छे लोगों को इकट्ठा करे और फेडर के साथ जाए और मंगोलों से बात करे। कोलोव्रत राजा से कहता है कि मुझे भूलने की बीमारी है, इसलिए आपको मुझे वहां नहीं भेजना चाहिए। लेकिन राजा को कोलोव्रत पर बहुत विश्वास था और इस वजह से वह उसके स्थान पर किसी अन्य को नहीं भेजना चाहता था। कोलोव्रत जकर को भी अपने साथ ले जाने के लिए मनाता है क्योंकि वह मंगोलियन भाषा जानता था। इसके बाद राजमहल के बाहर सभी सैनिक अपने बच्चे और पत्नियों से मिलते हैं। कोलोव्रत भी अपने बच्चों और नास्टिया से मिलता है। कोलोव्रत को भूलने की बीमारी थी, इस वजह से नास्टिया उसके साथ अपनी नौकरानी लाडा को भेज देती है। इसके बाद फेडर, कोलोव्रत और अन्य रूसी सैनिक बटुक खान के कैंप में पहुंचते हैं और उसे झुक करके सलाम करते हैं। बटुक खान चंगेज खान का पोता था और वह बहुत खूंखार था। कोलोव्रत बटुक खान से पूछता है कि तुम लोग क्या चाहते हो। बटुक खान कहता है कि हम लोग आप लोगों से युद्ध करना चाहते हैं जिससे कि हम अपने सैनिकों की वीरता को देख सकें। बटुक खान कोलोव्रत से कहता है कि हमने जो पहले रियाजन शहर जीता था हम उसे फिर से बसाना चाहते हैं। कोलोव्रत बटुक खान को चुनौती देते हुए कहता है रियाजन को तभी जीता जा सकता है जब तुम वहाँ के सभी सैनिकों को मौत के घाट उतार दोगे। इस बात से बटुक खान खुश होता है और उसे एक ताबीज और एक पत्र देता है। यह ताबीज और पत्र कोलोव्रत को इसलिए दिया जाता है कि जब वह शहर से बाहर निकले तो उसे कोई न रोके। रात को जब सभी रूसी सैनिक बटुक खान के यहाँ दावत खा रहे होते हैं, उसी समय उन पर मंगोल सैनिकों का आक्रमण होता है।
रूसी सैनिकों के पास जान बचाने के लिए भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता। मंगोलों से लड़ते समय फेडर घायल हो जाता है। वह कोलोव्रत को कहता है कि तुम सैनिकों को लेकर के यहाँ से जाओ। फेडर मंगोलों से लड़ते हुए मारा जाता है। रास्ते में लौटते समय सभी सैनिक बर्फीले तूफान में फंस जाते हैं। वहाँ पर उनको एक बहुत बड़ा भालू दिखाई देता है। उसके साथ एक आदमी नेस्टर होता है और वह रूसी सैनिकों से कहता है कि डरो मत, यह भालू कुछ नहीं करेगा। जंगल में बनी हुई गुफा में वे सब एक रात बिताते हैं और जब मौसम साफ होता है फिर वे रियाजन की तरफ बढ़ते हैं। कहानी के अगले दृश्य में सभी सैनिकों को रियाजन शहर में दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। यहाँ मंगोल सैनिकों ने आक्रमण करके पूरे शहर को जला दिया था और सब लोगों को मार दिया। यहाँ राजा यूरी को भी मार दिया जाता है और नास्टिया को उसके बच्चों समेत मार दिया जाता है। सुनसान रियाजन शहर में अब केवल कोलोव्रत और उसके कुछ साथी बचे हुए थे। वे सब के सब सैनिक जमीन में गिरी हुई एक घंटी को फिर से खंबे पर टांग देते हैं और उसे जोर जोर से बजाते हैं। घंटी की आवाज सुन करके लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। कोलोव्रत को एक गांव वाले से सूचना मिलती है कि मंगोल फिर से वहाँ पर आक्रमण करने वाले हैं। कोलोव्रत मंगोलों को हराने के लिए एक स्पेशल प्लान बनाता है। वह अपने सभी सैनिकों को छुपने के लिए कहता है और खुद को घंटी के नीचे बांध करके रख देता है। जो ही मंगोल सैनिक कोलोव्रत के पास आते हैं वह उन पर अटैक कर देता है और अपनी तलवार से कई सैनिकों को मार देता है। इसके बाद कोलोव्रत के जो छुपे हुए सैनिक थे वे सब भी बाहर आते हैं और मंगोल सैनिकों को मार डालते हैं। कोलोव्रत अपने सैनिकों से बातचीत करता है और जिंदा बचे हुए छोटे बच्चों को नेस्टर की गुफा में भेजने का प्लान बनाता है। साथ ही वह अपने 3 सैनिकों को पड़ोसी राज्यों में भेजता है जो कि उसकी मदद करने के लिए तैयार हों। उधर जकर एक अजीब सी दवाई को तैयार करता है और उसे मंगोलों के पीने वाले पानी में डाल देता है, जिससे कि वहां सैनिकों की तबीयत खराब हो जाती है। कोलोव्रत मंगोलियन सेना को उकसाने के लिए एक तीर उनके शिविर में फेंक देता है। इसके बाद वे सैनिक कोलोव्रत पर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन कोलोव्रत ने पहले से ही जाल बिछाया रहता है और वहाँ कई मंगोलों को मार देता है। कहानी के अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि कोलोव्रत कई दिनों से सोया नहीं है और इस वजह से वह एक पेड़ के नीचे सो जाता है, लेकिन जब वह जागता है तो वह सब कुछ भूल जाता है। लाडा उसे याद दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वह अपने ही सैनिकों पर अटैक करने लग जाता है। कुछ देर बाद जब उसकी याददाश्त वापस लौटती है तो वह अपने सैनिकों से माफी मांगता है। कोलोव्रत ने पड़ोसी राजाओं से मदद मांगने के लिए जो आदमी भेजे थे उन्हें किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिलती। एक रात को कोलोव्रत और उसके साथी अपना रूप बदल करके मंगोलों के कैंप में पहुंच जाते हैं। कोलोव्रत और उसके साथी उनके कैंप में आग लगा देते हैं, जिससे मंगोलों को काफी नुकसान होता है। कोलोव्रत बटू खान के दिए हुए पत्र को एक तीर से वहीं पर छोड़ देता है। जब बटू खान उस तीर को देखता है तो वह समझ जाता है कि यह काम कोलोव्रत ने किया है। मंगोल सैनिकों ने कोलोव्रत के एक आदमी को पकड़ रखा था और वे उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे थे। कोलोव्रत सुबह जंगल में जाता है। वहाँ पर वह अपने आदमी की डेड बॉडी को देखता है। यह मंगोलों ने एक जाल बिछाया रहता है और कोलोव्रत इसमें फंस जाता है। इसी बीच वहाँ लाडा भी पहुँच जाती है। कोलोव्रत जब मंगोलियन सैनिकों से लड़ रहा होता है उसी समय लाडा अपने कैंप की ओर भागती है। लड़ाई के दौरान मंगोली कमांडर खोस्तोव्रिल कोलोव्रत पर अटैक करता है। कोलोव्रत अपनी तलवार से अपनी रक्षा करता है। इसी बीच वहाँ पर नेस्टर का भालू आ जाता है। वह विकराल रूप धारण करके मंगोली सैनिकों को खाने लगता है और इसके साथ ही लाडा भी अन्य सैनिकों के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है और वहाँ से सारे मंगोली सैनिक भाग जाते हैं। बटू खान के कैंप में यह खबर तेजी से फैलने लगती है कि कोलोव्रत कोई साधारण आदमी नहीं है, बल्कि वह एक वीर योद्धा है जो हवा और जंगली जानवरों को भी अपने वश में रखता है। इसके बाद बटू खान अपनी एक बहुत बड़ी सेना लेकर के कोलोव्रत पर आक्रमण करने के लिए निकल जाता है। इधर नेस्टर और उसका भालू भी कोलोव्रत की मदद के लिए तैयार रहते हैं। आसपास के गांवों के लोग यह सोच करके हैरान रहते हैं कि कैसे 12 सैनिकों ने कई मंगोलों को धूल चटा दी। कोलोव्रत वहां के अनाथ बच्चों को लाडा के साथ कहीं दूर भेज देता है और इस तरह से वे सब के सब एक सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं। इधर सारे रूसी सैनिक अब युद्ध की तैयारी करने में लग जाते हैं। वे एक ऊंची चोटी पर बैठ जाते हैं। मंगोलियन सैनिकों का इंतजार करने लग जाते हैं। पहले अटैक में मंगोलियन सैनिक बुरी तरह से हार जाते हैं क्योंकि रूसी सैनिक पूरी तैयारी के साथ ऊंची चोटी पर बैठे रहते हैं। मंगोलियन सैनिक संख्या में अधिक थे। वे लगातार कोलोव्रत और उसके सैनिकों पर अटैक करते रहते हैं और धीरे धीरे वे पहाड़ी की ओर चढ़ते जाते हैं। ऊंची पहाड़ी में लड़ते समय कोलोव्रत मंगोलियन कमांडर खोस्तोव्रिल को मार देता है। धीरे धीरे रूसी सैनिकों की संख्या कम हो जाती है, लेकिन वे उस चोटी पर लगातार लड़ाई करते रहते हैं और मंगोली सैनिकों को रोक कर रखते हैं, जिससे कि बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके। इसके बाद कोलोव्रत उस चोटी पर अपना झंडा लहरा देता है।
इसके बाद बटू खान अपने सैनिकों को आदेश देता है कि आग के बड़े बड़े गोलों से कोलोव्रत और उसके सैनिकों पर अटैक करो। ऐसा करने से कोलोव्रत के सारे सैनिक मर जाते हैं। कोलोव्रत इस लड़ाई में बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और उसका काफी खून बह चुका होता है। इसके बाद कोलोव्रत उस ताबीज को लेकर के बटू खान के पास आता है जो बटू खान ने उसे दी थी, और ऐसा करने से कोई भी मंगोलियन सैनिक उस पर अटैक नहीं करता। इसके बाद घायल कोलोव्रत जमीन पर गिर जाता है और उसके हाथ से ताबीज छूट जाती है। कोलोव्रत बटू खान से कहता है कि हमारे लोग तुमसे जरूर एक न एक दिन बदला लेंगे। इसके बाद बटू खान ताबीज उठाने के लिए नीचे झुकता है और कोलोव्रत कहता है कि उसने बटू खान को अपने घुटनों पर झुका। इसके बाद बटू खान सैनिकों को आदेश देता है कि कोलोव्रत को सम्मान सहित दफना दिया जाए। कहानी के अंत में 5 साल बाद का एक दृश्य दिखाया जाता है जहां खर खान, जो कि नवारूट सेना का सेनापति होता है, अपने सैनिकों को कोलोव्रत की कहानी सुना रहा होता है। और इसके साथ ही यह फिल्म समाप्त हो जाती है। होप कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ।